हेलो, वेलकम ऑल ऑफ यू। आज की इस वीडियो में अपन CUCET 2018 के कंप्लीट रीजन एनालिसिस के क्वेश्चन देखेंगे और इसमें सीक्वेंस एंड सीरीज के क्वेश्चन है और फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल के हैं। इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 15 पूछे गए। तो आज हम यहाँ पे इसमें 8 क्वेश्चन देखेंगे, बाकी के बचे हुए 7 क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन हैं वो थोड़े बेसिक कॉन्सेप्ट हैं। कॉची सीक्वेंस क्या होती है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होती है और उनके लिमिट पॉइंट में कॉची फर्स्ट सेकंड थ्योरम का अपन कैसे यूज करते हैं, तो उन सब का थोड़ा यूज किया गया है। तो आप बड़े ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताना, और बाकी जिस भी सब्जेक्ट का आपको वीडियो देखने या इसकी ज़रूरत है तो मुझे बता देना। आइए देखते हैं इसके क्वेश्चंस कैसे आए हुए हैं और कैसे अपन उसको करते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि द सीरीज 2/1/1 एंड 3/2 4/3 इज, इस सीरीज के बारे में अपन को बताना कि कैसी सीरीज होगी, कन्वर्जेंट होगी कि डाइवर्जेंट होगी, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगी और नन ऑफ दीज की कैसी ये सीरीज होगी। तो इस सीरीज को अगर अपन देखें तो अपने देखने से ऐसे लग रही है कि इस सीरीज को अपन ऐसा लिख सकते हैं, यानी कि सीरीज को अपन ऐसा लिख सकते हैं कि समेशन n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी n+1/n², वेर un=n+1/n², यानी कि 2 को अपन 2/1² है, 3/2² ऐसे चलती जा रही है, डॉट 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 आगे सीरीज। तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं समेशन n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी n+1/n², ऐसा अपन इसको लिख सकते हैं, जहाँ पे un अपना क्या हो गया n+1/n²। अब कंपैरिजन टेस्ट में अपन जानते हैं कि कोई सीरीज अगर vn अपन जैसे मान लेते हैं, यहाँ पे vn अपन ले ली 1/n, तो vn की वैल्यू क्या होगी 1/n। अब लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un/vn फाइंड आउट करें तो उसकी वैल्यू क्या आ रही है 1 आ रही है। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी करेंगे तो n+1/n² आ गया, और ये 1/n पुट करेंगे तो n ऊपर n से n कैंसिल, और लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n+1/n 1 आ गया, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। अब अपन जानते हैं कि un/vn है वो किसी नंबर l के इक्वल आता है, जो कि नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो कंपेरिजन टेस्ट ऐसे बोलते हैं कि जो तुम्हारी सीरीज ये vn है और ये जो un है, जो अपनी ये दोनों का बिहेवियर कैसा होगा, सेम होगा, यानी कि दोनों साथ में तो कन्वर्जेंट करेंगी, कन्वर्जेंट होगी, और साथ में कैसे होंगी डाइवर्जेंट होंगी, तो दोनों एक साथ होंगी। तो यानी कि un और vn बिहेव सेम, इसका मतलब समीशन vn कैसी है। अब समीशन vn के समीशन 1/n है, और अपन जानते हैं कि भाई पी टेस्ट क्या होता है, समीशन 1/n की पावर p ग्रेटर देन 1 पे तो कन्वर्जेंट होती है और p लेस देन इक्वल टू 1 पे डाइवर्जेंट होती है। तो यानी ये वाली सीरीज कैसी है, डाइवर्जेंट है। इसका मतलब जब vn डाइवर्जेंट है तो समीशन un ये भी क्या बन गई, डाइवर्जेंट बन गई। अब बात कर रहे हैं यहाँ पे कंडीशनली कन्वर्जेंट और एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट। उसके लिए अपन ये जान करते हैं कि समीशन मोड un, अगर ये वाला कन्वर्जेंट आ जाता है तो अपन बोल देते हैं कि समीशन un कैसी है, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है। और कोई सीरीज अगर एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट आ जाती है तो वो कैसे बन जाती है, कन्वर्जेंट बन जाती है। और कंडीशनली कन्वर्जेंट बोलने का मतलब ये है कि मोड वाली सीरीज तो कन्वर्जेंट हो जाए, और जो सिंपली यूएन वाली सीरीज है वो कन्वर्जेंट, यानी कि ये वाली तो कन्वर्जेंट हो जाए और ये वाली डाइवर्जेंट हो जाए। पर यहाँ पे तो दोनों सेम ही है, समीशन यूएन का मोड ले लो या भले सीधा यूएन लिख दो, क्योंकि n+1/n में यहाँ पे कोई नेगेटिव टर्म ही नहीं, तो यहाँ पे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो मोड यूएन और यूएन दोनों सेम ही है। इसका मतलब ये सीरीज कैसी है, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, सॉरी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होती तो डाइवर्जेंट होती, पर ये तो है ही डाइवर्जेंट, तो ना तो ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है और ना ये कंडीशनली कन्वर्जेंट है। क्योंकि कंडीशनली कन्वर्जेंट के लिए होता है कि ये वाली सीरीज तो कन्वर्जेंट नहीं होनी चाहिए और ये वाली कन्वर्जेंट हो जानी चाहिए, और एब्सोल्युटली के लिए ये कन्वर्जेंट हो जाती है तो ये ऑटोमेटिक हो जाती है। पर यहाँ पे तो ये दोनों एक ही बात है, और दोनों एक ही बात होते हैं, दोनों कैसी हैं, डाइवर्जेंट है। इसका मतलब ना तो कंडीशनली कन्वर्जेंट है और ना ही एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, यानी कि नन ऑफ दिस का आंसर आ जाएगा। अब आगे वाला जो क्वेश्चन है उसमें आपको निकालना रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। तो उसके लिए आप इसको देखेंगे कि ये सीरीज दी हुई सीरीज है जो है कैसी, द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फॉर द सीरीज 1 -x² प्लस x⁴ माइनस x⁴ प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसे अपने को गिवन है। अब इसको भी अगर अपन रीअरेंज करें तो इसको भी अपन ऐसा लिख सकते हैं। अब अपन ये जानते हैं कि रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, अब इसको आप दो तरीके से कर सकते हैं। या तो अपन को अगर मालूम हो कि समीशन an(x⁴n) अगर इसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस r है, तो समीशन an(x⁴d इंटू n), ये d इंटू एन, इसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या हो जाएगी, r की पावर 1/d हो जाती है। या आप ऐसा कर सकते हैं कि ये जो समीशन -1n x⁴2n टाइप लिख सकते हैं इसको। जब n इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो 1 आएगा, 1 पुट करेंगे तो -x² आएगा, 2 पुट करेंगे तो x⁴4 आएगा, 3 पुट करेंगे तो -1 x⁴6 आएगा, ऐसे चलती जाएगी सीरीज। अब अपन इसको ऐसा कर सकते हैं कि या तो इसको अपन सिंगल टर्म में बना लें कि समीशन -1n y⁴n, तो यहाँ पे y के लिए रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकाल लें, और फिर जहाँ पे जो भी y है उसकी जगह अपन x² पुट कर दें और x की वैल्यू निकाल लें, और ये अपन ये वाला रिजल्ट लगा सकते हैं। तो अपन इसको ऐसे चेंज कर लेते हैं कि ये जो गिवन सीरीज को समीशन -1n y(n) लिखेंगे, और इसको समीशन an y⁴n से कंपेयर करेंगे, तो n की वैल्यू तो -1n आ गई और y की वैल्यू क्या आ गई अपनी x² आ गई। अब इसके रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस अपन जानते हैं कि 1/r इक्वल्स टू लिमिट सुपीरियम ऑफ एन, या ऐसे बोल सकते हैं 1/r इक्वल्स टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n की पावर 1/n,
और सुप्रीमम लेंगे तब भी ये इसके एन की यहाँ पे क्या वैल्यू -1 की पावर एन, और ये क्या आएगा 1 आएगा, कभी -1 आएगा 1 -1, तो इसका सुप्रीमम भी क्या आएगा 1 आएगा। और वैसे ही मॉड एन की पावर 1 अपॉन करेंगे, लिमिट एन टेंस टू इनफिनिटी पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू 1 अपॉन आर इक्वल्स टू 1, तो आर इक्वल्स टू 1 आ गया समीशन -1 की पावर एन 1 अप वाई की पावर एन के लिए, पर वाई इक्वल्स टू क्या है अक्स स्क्वायर है, तो ये मामला किसके लिए आया है अक्स स्क्वायर के लिए आया है। अपन को निकालना किसके लिए पड़ेगा अक्स के लिए निकालना पड़ेगा, जब अक्स के लिए निकालना पड़ेगा तो अपन क्या कर देंगे 1 की पावर 1/2 पर, जो कि वो भी क्या आएगी 1 ही आएगी। इसका मतलब समीशन -1 की पावर n अक्स की पावर 2n के लिए रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या आ गई 1 आ गई, देन इसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगी 1 होगी। द सीरीज -1 की पावर n अक्स की पावर 2n हैज रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इज 1। इसके लिए हमने कुछ नहीं करा, बस समीशन an अक्स की पावर n इसको देखा था कि कैसा लिखा हुआ है, इसको इस प्रकार से रीअरेंज कर लिया और r के लिए फॉर्मूला लगा दिया 1 अप r इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इनफिनिटी n की पावर 1 अपॉन n, और ये -1 की पावर n इंटू अक्स की पावर 2n करके, और इसके लिए अपन रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकाली जिसकी वैल्यू क्या आई 1 आई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फिर, द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फॉर द सीरीज इज 1, तो इसका आंसर सेकंड बी हो गया, सॉरी बी। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं, वो भी कौसी सीक्वेंस सीरीज का ऐसा कुछ क्वेश्चन है सीरीज का। इफ द सीरीज समीशन n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी कन्वर्ज देन द सीक्वेंस, यानी कि ये सीरीज अगर कन्वर्जेंट हो रही है तो इस सीक्वेंस के बारे में अपन क्या बोल सकते हैं कि डाइवर्जेंट होगी, कन्वर्ज टू नंबर होगी, कन्वर्ज टू जीरो होगी, नन ऑफ दिस, कि क्या होगा ये अपने को बताना है। कब, जब ये सीरीज अपनी कैसी हो कन्वर्ज हो। अब अपन ये जानते हैं कि नेसेसरी कंडीशन फॉर ए सीरीज टू बी कन्वर्जेंट क्या होती है कि उसके एनुएट जो टर्म है उसकी लिमिट कैसे होनी चाहिए 0 होनी चाहिए, यानी द सीरीज समीशन n इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी an इज कन्वर्जेंट, देन इस सीक्वेंस के बारे में अपने को बताना है। द नेसेसरी कंडीशन फॉर ए सीरीज इज कन्वर्जेंट क्या होती है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an इक्वल्स टू 0 आना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो सीक्वेंस an है उसका nth टर्म कहाँ जा रहा है 0 की ओर जा रहा है, यानी कि सीक्वेंस कहाँ पे कन्वर्ज कर रही है 0 कन्वर्ज कर रही है। इसका मतलब सीक्वेंस समीशन n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी इज कन्वर्ज टू 0। पर ये बात ध्यान में रखने वाली है यहाँ पे कि अगर कोई सीरीज an के लिए पूछा जाए तो उसके nth टर्म की लिमिट 0 होती है, ऐसा नेसेसरी कंडीशन है। नेसेसरी बोलने का मतलब ये होता है कि अगर सीरीज कन्वर्जेंट है तो वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी, पर अगर इसको सेटिस्फाई कर रही है तो जरूरी नहीं कि वो सीरीज कन्वर्जेंट हो। इसका एग्जांपल अपन देख सकते हैं कि जैसे समीशन 1 अपॉन n होता है तो उसमें n टर्म की लिमिट क्या होती है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n करने पे क्या आएगा 0 आएगा, पर समीशन 1 अपॉन n तो कन्वर्जेंट नहीं है ना बाई पी टेस्ट, क्योंकि p इक्वल्स टू 1 है। तो यानी कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an इक्वल्स टू 0 आ जाता है, तो जरूरी नहीं कि कन्वर्जेंट हो, पर अगर कन्वर्जेंट होगा तो उस केस में लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n हमेशा 0 आएगा, और 0 आएगा तो जो सीक्वेंस an है वो कहाँ पे कन्वर्ज हो रही है 0 को कन्वर्ज कर रही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, द सीक्वेंस अगर सीरीज कन्वर्जेंट है तो ये जो सीक्वेंस है वो कहाँ पे कन्वर्ज करेगी कन्वर्ज टू 0, तो इसका आंसर बी हो गया। ये थोड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट था कि ये नेसेसरी कंडीशन है, सफिशिएंट नहीं है। सफिशिएंट क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जरूरी नहीं है ना कि सफिशिएंट मतलब ये होता है कि कोई कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जाती है तो वो हमेशा जो भी अपन जिसकी भी पॉइंट की बात करते हैं प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो वो होल्ड हो जानी चाहिए। पर यहाँ पे क्या हो रहा है, द सीक्वेंस है वो जरूरी नहीं है, सॉरी जो सीरीज है वो जरूरी नहीं कि कन्वर्जेंट हो, अगर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी करने पे उसकी nth टर्म 0 आ रही हो, पर अगर कन्वर्जेंट है तो उसकी nth टर्म की लिमिट क्या होगी 0 आएगी। अब जो आगे नेक्स्ट है उस क्वेश्चन को और देखते हैं। उस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि द सीक्वेंस इज नॉट कोसी सीक्वेंस, अगर कोई सीक्वेंस है वो कोसी नहीं है तो कैसी होगी। हम ये जानते हैं कि रियल लाइन आर पे कोई सीक्वेंस कोसी होती है तो कन्वर्जेंट होती है, और कन्वर्जेंट होती है तो वो कैसी हो जाती है कोसी हो जाती है। अपने को बताना है कि ये सीक्वेंस कोसी नहीं है तो क्या होगी, डाइवर्जेंट होगी कि बाउंडेड होगी, कन्वर्जेंट होगी, कुछ भी नहीं होगा। अब अपन देखते हैं, हम जानते हैं कि कोई सीक्वेंस कोसी होती है तो हर कोसी सीक्वेंस कन्वर्जेंट होती है, और हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस कोसी होती है कहाँ पे आर पे। और आर पे होने का रीजन ये है कि आर कैसी है कंप्लीट मैट्रिक स्पेस होता है। आर पे कोई भी मैट्रिक डिफाइन करेंगे तो कंप्लीट हो जाएगा, पर कोई मैट्रिक स्पेस है उसमें कोसी सीक्वेंस का कन्वर्जेंट होना जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर कोसी सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो जाएगी तो जो भी मैट्रिक स्पेस अपन ले रहे हैं वो क्या बन जाएगा कंप्लीट बन जाएगा। यानी कि सिर्फ और सिर्फ कंप्लीट मैट्रिक स्पेस में क्या होता है कि हर कोसी सीक्वेंस क्या हो सकती है कन्वर्जेंट हो सकती है। और यहाँ पे अपने को बोला गया कि सीक्वेंस कोसी नहीं है, और अपन ये प्रॉपर्टी जानते हैं कि कोई सीक्वेंस कोसी होती है तो कन्वर्जेंट हो जाती है, और कन्वर्जेंट होती है तो कोसी हो जाती है कहाँ पे, जब वो कंप्लीट मैट्रिक स्पेस हो। अब बात करते हैं आगे इसकी कि सीक्वेंस इज नॉट कोसी। अब सीक्वेंस कोसी नहीं है, पर अपन ये जानते हैं कि कोई सीक्वेंस कोसी होती तो वो हमेशा कन्वर्जेंट होती, पर यहाँ पे क्या बोला गया कोसी नहीं है। अब जो कोसी नहीं है और अपने को बता रखा है कि कन्वर्जेंट होगी कि नहीं होगी अपने को बताना है। पर अगर मान लो कि सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो जाती, अगर कन्वर्जेंट हो जाती तो क्या होना पड़ता है इसको कोसी होना पड़ता ना, तो अगर कोसी सीक्वेंस नहीं है तो वो कन्वर्जेंट भी नहीं होगी, अपन ऐसा बोल सकते हैं। यानी कोई सीक्वेंस अगर कोसी नहीं है तो वो कन्वर्जेंट भी नहीं होगी। क्यों, क्योंकि अगर वो कन्वर्जेंट हो जाती तो उसको कोसी होना पड़ता है, जबकि अपने गिवन है कि कोसी सीक्वेंस तो नहीं है। अब ये तो सेकंड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन बोलता है कि बाउंडेड, तो बाउंडेड हो भी सकती है, जैसे -1 की पावर n वाला है
तो बाउंडेड है पर कन्वर्जेंट नहीं है, तो यानी कि कोसी नहीं है तो कन्वर्जेंट नहीं होगी, पर बाउंडेड हो भी सकती है और नहीं भी। और हम ये भी जानते हैं कि हर कोसी सीक्वेंस बाउंडेड होती है, और इसका लॉजिक ये भी है कि हर कोसी सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो जाती है तो वो बाउंडेड हो जाती है, तो इसका मतलब वो डाइवर्जेंट होगी, क्योंकि कन्वर्जेंट नहीं है तो वो कैसी हो जाएगी, डाइवर्जेंट हो जाएगी। कोसी सीक्वेंस होती है तो वो कन्वर्जेंट होती है, कोसी नहीं है इसका मतलब कन्वर्जेंट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अगर कन्वर्जेंट हो जाती तो उसको कोसी होना पड़ता, इसलिए वो कन्वर्जेंट तो नहीं होगी। और जब कन्वर्जेंट नहीं होगी इसका मतलब वो क्या है, डाइवर्जेंट है। बाउंडेड हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फिर, द सीक्वेंस इज नॉट कोसी देन इट इज डाइवर्जेंट सीक्वेंस। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उनको और अब देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, ये कोसी फर्स्ट थ्योरम ऑफ लिमिट पे है कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n 1 + 2 की पावर 1/2 3 की पावर 1/3 अप टू n की पावर 1/, इसकी लिमिट अपने को फाइंड आउट करनी है। तो अपन कोसी फर्स्ट थ्योरम ऑफ लिमिट है वो अप्लाई करना अपने को आना चाहिए। सेकंड थ्योरम पे भी क्वेश्चन आ सकता है। वो कोसी फर्स्ट थ्योरम ऑफ लिमिट क्या होती है कि अगर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an इक्वल्स टू अगर l है, अगर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an इक्वल्स टू अगर l है, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी a1 + a2 + an/n इक्वल्स टू इसकी वैल्यू भी क्या आएगी, l आएगी। यानी कि अगर किसी nवें टर्म की लिमिट l आ जाती है तो तुम फर्स्ट से लेके n तक जोड़ दो और उसको n से डिवाइड कर दो तो उसकी लिमिट भी क्या आएगी, l ही आएगी। अब यहाँ पे लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी इसका पूछा गया, तो अगर अपन ये देख सकते हैं कि यहाँ पे an है, अगर उसको अपन n की पावर 1/n ले ले और फिर अपन वो कोसी फर्स्ट फॉर्म लगाए तो अपना सिस्टम एकदम से सेट बैठ रहा है कि अगर an इक्वल्स टू n की पावर 1/n हो जाएगा तो अपन ऐसे बोल सकते हैं कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 + 2 की पावर 1/2 3 की पावर 1/3 n की पावर 1/, ये क्या बन जाएगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an ही बन जाएगा। क्योंकि कोसी फर्स्ट टर्म तो ये बोलते हैं अगर nवें टर्म की लिमिट l हो तो तुम फर्स्ट से लेके n टर्म जोड़ दो और उनको n से डिवाइड दो तो उसकी लिमिट भी उसी l के इक्वल आ जाएगी। अब अपन इसकी वैल्यू फाइंड आउट करें, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n, तो ये क्या आएगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n की पावर 1/n और इसकी वैल्यू क्या है, 1 आएगी। क्यों? अब इसका भी रीजन देखेंगे कि इसकी लिमिट 1 कैसे आती है। तब इसकी लिमिट 1 आ जाएगी तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n, तो ये भी क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। यानी कि जो किसी ने पूछा है उसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब ये लिमिट 1 कैसे आती है वो और देख लेते हैं। अब इसमें अगर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी करें तो ये इन्फिनिटी की पावर 0 फॉर्म बन जा रही है, तो इसको अपन log l ले लेंगे तो ये n की पावर 1/n, इसका log लेंगे तो 1/n log n, और जब अब इसमें लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी करेंगे तो ये इन्फिनिटी फॉर्म बन गया, तो 0/0 ये इन्फिनिटी फॉर्म बन जाता है। तो उसके लिए अपन एल हॉस्पिटल का रूल का यूज करते हैं, यानी कि ऊपर का डेरिवेटिव ऊपर कर देते हैं और नीचे का डेरिवेटिव नीचे कर देते हैं। तो यहाँ पे जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो log n का तो 1/n और 1/n का 1 और लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी करेंगे तो 0 आ गया। पर ये log e बेस l 0 आया तो l की वैल्यू की पावर 0 इक्वल्स टू 1, यानी कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n की पावर 1/n की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। जब इसकी वैल्यू 1 आएगी an की पावर तो ये वाला फिर इसके इक्वल हो जाएगा, क्योंकि बाई कोसी फर्स्ट थ्योरम, और कोसी फर्स्ट थ्योरम यहाँ पे लग गई। कोसी फर्स्ट थ्योरम लगने का मतलब ये है कि अगर an तुम्हारा जो भी हो और लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an की वैल्यू अगर l आ जाती है तो तुम फर्स्ट से लेके n टर्म ऐड कर दो, उनको n से डिवाइड कर दोगे तो वो लिमिट भी उस l के इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। यानी कोसी फर्स्ट थ्योरम का अपन यहाँ पे यूज करके बता दिया कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n, इसकी वैल्यू क्या आ गई अपनी, 1 आ गई। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको और देख लेते हैं थोड़ा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, वो क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। सीयू में सारे क्वेश्चन ही सिंपल आएंगे, बस आपको थोड़ा डाटा और नॉलेज इसे ध्यान होना चाहिए कैसे अपन इसको अप्लाई करें। तो यहाँ पे द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स अपॉन एक्स, एक्स नॉट इक्वल टू 0 मे बी कंटिन्यूअस एट द ओरिजन। अगर ये कंटिन्यूस हो जाएगा ओरिजन पे तो क्या कंडीशन होगी, ऐसा अपने को बताना है। पहली बात तो अपने को ये पता होना चाहिए कि कोई फंक्शन कंटिन्यूस होता है तो क्या होता है, यानी कोई फंक्शन अगर कंटिन्यूस होता है तो अपन ये जानते हैं कोई फंक्शन एफ है वो अगर एक्स इक्वल टू ए पे कंटिन्यूस होने का मतलब है कि उसकी फंक्शन की वैल्यू और उस फंक्शन की लिमिट एट एक्स इक्वल टू दोनों क्या आएंगी, इक्वल होंगी। यानी कि यहाँ पे अपने को ऐसा करना है कि अगर ए फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू ए, इफ लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, एफ आना चाहिए, तभी तो अपन बोलेंगे फंक्शन कैसा है अपना, कंटिन्यूस है। तो अब ये बोला कि मे बी कंटिन्यूस एट द ओरिजन, तब अपने को बताना है कि फंक्शन की 0 पे वैल्यू क्या आएगी। इफ ए फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू, यानी कि उसकी लिमिट और उसकी वैल्यू दोनों क्या होनी चाहिए, एट ए पे सेम होनी चाहिए। तो सबसे पहली बात तो ये कि अपन इसकी 0 पे वैल्यू बताने से पहले अपने को बात करनी है कंटिन्यूस है। कंटिन्यूस है तो इसका मतलब इस पे लिमिट निकालेंगे 0 पे और फिर इसकी वैल्यू की बात करेंगे। तो पहले अपन इसकी लिमिट निकाल लेते हैं 0 पे। सो फर्स्ट लिमिट ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू 0, जब एक्स इक्वल टू 0 पे इसकी लिमिट निकालेंगे तो क्या होगा, अब पहले इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। और मोड एक्स एफ एक्स अपन को दे रखा है मोड एक्स अपॉन एक्स दे रखा है, तो अपन को ये पता है कि एक्स ग्रेटर देन 0 होता है तो मोड एक्स इक्वल टू एक्स बन जाता है, लेस देन 0 होता है तो वो माइनस एक्स बन जाता है। ठीक है, अब इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, यानी कि लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स, तो इस केस में एफ एक्स क्या बन जाएगा, माइनस का एक्स अपॉन एक्स। क्यों? क्योंकि एक्स क्या है, लेस देन 0 है। जब एक्स लेस देन 0 है
तो mod x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा माइनस एक्स आ जाएगा इस केस में। तो यानी एफ एक्स बन गया माइनस एक्स अपॉन एक्स, तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस एक्स अपॉन एक्स इक्वल्स टू क्या आ गई -1, तो लिमिट इसकी वैल्यू क्या आ गई -1, सॉरी ये लास्ट में -1 आएगा इसका। तो मतलब इसकी एल एच एल है एट एक्स इक्वल टू जीरो वैल्यू क्या आ गई -1 आ गई। अब इसकी आर एच एल भी निकाल लेते हैं एट एक्स इक्वल टू जीरो पे। जब आर एच एल निकालेंगे उसकी वैल्यू देख लेते हैं, अगर दोनों इक्वल आ जाएंगे तो फंक्शन कैसा बन जाएगा कंटिन्यूस बन जाएगा। तो एल एच एल की वैल्यू तो क्या आ गई -1। अब जैसे अपन आर एच एल की बात करें तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस एफ एक्स, अब ग्रेटर देन जीरो हो गया, जीरो प्लस तो जीरो से आगे राइट हैंड साइड में हो गया, यहाँ पे जीरो था तो अब यहाँ की बात कर रहे हैं पास में। तो अब जब x ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा तो एफ एक्स इक्वल टू क्या बन जाएगा x अपॉन एक्स, यानी मोड x अपॉन एक्स। तो यहाँ पे इस केस में वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। तो पर हम देख रहे हैं कि एल एच एल और आर एच एल तो दोनों इक्वल ही नहीं है, यानी कि लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एफ एक्स एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। तो फंक्शन की लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करी तो तुम भले ही एफ जीरो पे वैल्यू कुछ भी ले लो, फंक्शन कभी कंटिन्यूस नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि कंटिन्यूस होने के लिए फंक्शन की वैल्यू और लिमिट की वैल्यू दोनों कैसी आनी चाहिए सेम आनी चाहिए। तो यहाँ पे ये कुछ ऐसा बोलता है कि फर्स्ट कंटिन्यूटी है वो फर्स्ट टाइप की है, सेकंड काइंड की है या रिमूवेबल काइंड की है, तब तो अपन बात करते कि ये फंक्शन फर्स्ट काइंड ऑफ कंटिन्यूस हो सकता था, सेकंड काइंड डिसकंटिन्यूस फंक्शन हो सकता था। पर यहाँ पे इसकी तो लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही। जब इसकी लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही तो फंक्शन कभी भी कंटिन्यूस नहीं हो सकता। और लिमिट एग्जिस्ट क्यों नहीं कर रही? क्योंकि एल एच एल पे तो वैल्यू आ रही है -1 और आर एच एल पे वैल्यू आ रही है इसकी 1। तो अपन आप जीरो पे वैल्यू कुछ भी ले लें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूस तभी होता है जब उसकी लिमिट और वैल्यू दोनों इक्वल आ जाती है। पर यहाँ पे तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो फंक्शन एफ एक्स में भी कंटिन्यूस एट ओरिजिन इफ कैन नॉट बी कंटिन्यूस फॉर एनी वैल्यू ऑफ एफ जीरो, यानी कि कुछ भी ले लो कभी भी कंटिन्यूस नहीं हो सकता। तो इसका आंसर दिया गया। अब जो ये वाला क्वेश्चन है ना सबसे अच्छा क्वेश्चन यही है। इस क्वेश्चन में यहाँ पे यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी का यूज हुआ। सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पे यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस है उस चीज़ का यूज हुआ है कि वो फंक्शन पहले अपन यहाँ पे मैं आपको थोड़ी थोड़ी बता देता हूँ कि यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी क्या होती है और उसकी मदद से अपन क्वेश्चन को कैसे हैंडल करते हैं, कैसे क्वेश्चन करते हैं और कैसे थ्योरी का पार्ट होता है। तो सबसे पहले अपन इसकी डेफिनेशन देखेंगे। मैंने ऐसे हर क्वेश्चन में जहाँ पे भी यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी का ये जो डेफिनेशन वाला क्राइटेरिया यूज हुआ है वहाँ पे मैंने हर बार इसको बताया। तो यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी है कि एफ तुम्हारा कोई फंक्शन है ए से रियल लाइन आर से आर पे, then f is said to be uniform continuous on the set A if for any epsilon greater than 0 there exists delta greater than 0 such that fx minus fy less than epsilon whenever x minus y less than delta for all xy belongs to। ये वाली बात बहुत जरूरी है यहाँ पे कि for all xy belongs to, यानी कि बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं अपन कि यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी और कंटिन्यूटी में डिफरेंस क्या है। तो यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी और कंटिन्यूटी में यही डिफरेंस है कि अगर कोई फंक्शन f है तो वो यूनिफॉर्म कंटिन्यूस होगा अगर fx minus fy less than फॉर गिवन एप्सिलॉन, फॉर गिवन एप्सिलॉन एक डेल्टा मिलेगा, फॉर गिवन एप्सिलॉन डेल्टा ग्रेटर देन 0। तो यानी डेल्टा सिर्फ और सिर्फ एप्सिलॉन पे डिपेंड करेगा। यहाँ पे अपने बोलते हैं ना फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू ए, यानी कि सभी एक्स वाई बिलोंग्स टू ए डेल्टा सेम काम कर जाएगा, पर जो एप्सिलॉन तुम अपन को मिलता है उसके कॉरस्पॉन्डिंग डेल्टा चेंज होएगा। तो डेल्टा डिपेंड करता है एप्सिलॉन पे। पर जब अपन कंटिन्यूटी की डेफिनेशन बोलते हैं तो उसमें अपना जो डेल्टा होता है वो एक्स और एप्सिलॉन दोनों पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे तो कंटिन्यूटी में तो एप्सिलॉन डेल्टा है वो एक्स और एप्सिलॉन दोनों का फंक्शन होता है, और यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी में ओनली एप्सिलॉन का फंक्शन होता है। अब इसके रिजल्ट्स की बात करते हैं तो इसकी मोटा मोटी डेफिनेशन की बात होगी। अब क्या है कि कोई यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस फंक्शन है तो वो हमेशा कंटिन्यूस होगा, पर कंटिन्यूस है तो उसका यूनिफॉर्म होना जरूरी नहीं है। उसका उसका एग्जाम्पल है 1/x, जो कि अपना फेमस एग्जाम्पल है और जो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि 1/x के बारे में आपको बताना है कि एफ एक्स इक्वल्स टू 1/x एक्स ग्रेटर देन 0 कंटिन्यूस होगा बट नॉट यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस, डिसकंटिन्यूस, नाइदर कंटिन्यूस नॉर यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस। तो ये 1/x का फेमस एग्जाम्पल है। इसमें थोड़ा इंटरवल चेंज कर देते हैं तो क्या हो जाता है, तो वो इसको अपन थोड़ा देख लेते हैं। तो यहाँ से तो पता लग गया कि अपने को यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस होगा तो वो कंटिन्यूस भी हो जाएगा, पर कंटिन्यूस का यूनिफॉर्म कंटिन्यूस होना जरूरी नहीं है, ये भी अपन देख लेंगे। अब उसकी बात करते हैं कि सीक्वेंशियल क्राइटेरिया ऑफ कंटिन्यूटी का क्या होता है यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी के लिए। तो इसकी बात ये से होती है कि अगर कोई फंक्शन एफ ए से आर पे है तो ये फॉलोइंग आर इक्विवेलेंट, यानी कि अगर एफ यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस है, यानी कि एफ तुम्हारा अपना यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस ए पे है, तो अपने को अगर कोई भी दो सीक्वेंस लें एक्स एन और वाई एन कहाँ पे ए में, और अगर एक्स एन माइनस वाई एन की लिमिट निकालें वो अगर जीरो जा रही है तो लिमिट ऑफ एफ एक्स एन माइनस एफ आई एन वो भी कैसी जाएगी जीरो जाएगी। कब? जब एफ कैसा है यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस है, यानी कि ये फंक्शन एफ यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस है तो अगर एक्स एन माइनस वाई एन जीरो पे जा रहे हैं तो एफ एक्स एन माइनस एफ आई एन भी कहाँ पे जाएंगे जीरो पे जाएंगे। और अगर अपन को प्रूव करना हो कि यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस नहीं है तो अगर अपन को दो सीक्वेंस ढूंढ लेते हैं ए में कि एक्स एन माइनस वाई एन तो जीरो पे जा रहा है बट एफ एक्स एन माइनस एफ आई एन जीरो पे नहीं जा रहा है, नॉट टेंस टू जीरो, देन एफ इज नॉट यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस ओनली। यानी कि ये तो क्या होगा अपन को कोई चेक करना हो कि यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस है कि नहीं उसके लिए, और अगर यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस है तो अगर अपन को दो सीक्वेंस मिलती है उनका डिफरेंस जीरो का हो जाता है तो उनकी जो वैल्यू है इमेज का डिफरेंस वो भी कहाँ पे जाएगा जीरो पे। और अगर उनकी वैल्यू का डिफरेंस तो जीरो पे जा रहा है पर उनकी इमेज का डिफरेंस जीरो को नहीं जा रहा है तो फंक्शन कैसा नहीं है यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस वहाँ पे नहीं है। तो अपने यहाँ पे 1/x के लिए क्या लफड़ा है वो अपन चेक करते हैं। तो अपना एफ एक्स इक्वल टू 1/x एक्स ग्रेटर देन जीरो है। अब ग्रेटर देन जीरो में तो कुछ भी हो सकता है,
0 से लेकर इन्फिनिटी तक भी हो सकता है। तो 0 से 1 पे ले लेते हैं और 1 से इन्फिनिटी, तो 1 से इन्फिनिटी में तो f(x = 1/x) क्या हो जाता है, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस हो जाता है। पर ये x बिलोंग्स टू 0,1 में नहीं होता, और 1 से इन्फिनिटी में कैसे हो जाता है, वो भी एग्जांपल अभी आएगा तो उसकी भी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे f(x = 1/x) है, तो x > 0 है, तो अपन दो सीक्वेंस ले लेते हैं, 1/n और 1/n+1, दोनों की दोनों 0 से 1 में, क्योंकि इनकी वैल्यू कभी भी 0 से कम नहीं आएगी और 1 से कभी बड़ी नहीं आएगी, 1/n और 1/n+1 की। अब xn - yn करेंगे तो ये तो 0 को जा रहा है, जब xn - yn तो 0 को जा रहा है, n टेंस टू इन्फिनिटी करने पे। fxn - fy निकालेंगे तो, क्योंकि fx = 1/x है, तो 1/n पे निकालेंगे तो n - n+1 क्या आएगा, 1 आएगा, जो कि 0 पे कन्वर्ज नहीं कर रहा। इसका मतलब f कैसा हो गया, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस तो नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि अपने अभी देखा था कि अगर xn - yn अगर 0 को जा रहा है तो fxn - fyn भी कैसे जाना चाहिए, 0 को जाना चाहिए, जो कि 1 को कन्वर्ज हो रहा है यहाँ पे, तो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस नहीं है। बट fx = 1/x अगर देखें तो ये कंटिन्यूस है, क्योंकि इसके ग्राफ में कहीं भी कोई ब्रेक नहीं आ रहा, कोई दिक्कत ही नहीं आ रही x > 0 के लिए। तो 1/x अपना कैसा हो गया, कंटिन्यूस तो है बट यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस नहीं है। और यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस क्यों नहीं है, इसके लिए अपने इसका सीक्वेंशियल क्राइटेरिया ऑफ कंटिन्यूटी का यूज करा। उसके लिए अपन को दो सीक्वेंस मिल गई, जो तो उनका डिफरेंस 0 को जा रहा है, पर उनकी इमेज का डिफरेंस 0 को नहीं जा रहा है। इसलिए 1/x जो 0 से 1, x > 0 बोला ना यहाँ पे ऐसे बोलता है ना, x > 1, तो अपन बोल सकते थे कि फंक्शन यूनिफॉर्म कंटिन्यू हो जाता है। उसके लिए अपन लिस्टिज फंक्शन का यूज करते हैं, वो भी अपन डिस्कस करेंगे। और 0 से 1 के अंदर ये कैसा फंक्शन है, कंटिन्यूस, सॉरी यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस नहीं है, कंटिन्यूस है। पर यहाँ पे तो x > 0 की बात हो रही है, ग्रेटर 0 में तो 0 से 1 भी आ जाता है, तो इसका मतलब फंक्शन कंटिन्यूस है बट नॉट यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। डिसकंटिन्यूस और इवेंट नहीं, बिल्कुल कंटिन्यूस है, नाइदर कंटिन्यूस तो कंटिन्यूस हो गया, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस बट नॉट कंटिन्यूस गलत, क्योंकि यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस होगा तो कंटिन्यूस तो हमेशा ही हो जाएगा। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन ट्रू हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल का रूट पे डिपेंडेंट है थोड़ा, और अपने को उसके लिए पता होना चाहिए कि फंक्शन का इंक्रीजिंग बिहेवियर तो कब होता है और डिक्रीजिंग बिहेवियर कब होता है। अपने को पूछा गया था पोलिनोमियल 2x³ - 15x² + 36x+1 इज डिक्रीजिंग, कौन से इंटरवल में पोलिनोमियल कैसा डिक्रीजिंग है। अपन जानते हैं कि अगर f' है, अगर वो > 0 हो जाता है तो अपन बोल देते हैं कि fx कैसा है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। और अगर f' <0 हो जाता है तो अपन बोलते हैं फंक्शन कैसा है, डिक्रीजिंग फंक्शन। तो अपन चेक करेंगे कि ये जो पोलिनोमियल है वो किस इंटरवल में तो f' > 0 रखता है और किस इंटरवल में f' <0 रखता है, ताकि अपने को आइडिया लग जाएगा कि fx कहाँ पे इंक्रीजिंग है और कहाँ पे डिक्रीजिंग है। तो अपन ने इसको मान लिया fx पोलिनोमियल को, तो ये अपन को पता है > 0 का तो इंक्रीजिंग, <0 का तो डिक्रीजिंग। और जब fx मान लेते तो f' निकालेंगे, f' का क्या बन जाएगा 6x² - 30x + 36, इसमें से अगर 6 कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा x - 2 × x - 3, ये इसका क्या आ गया f' आ गया। अब अगर f' को 0 रखे तो x की वैल्यू क्या आएगी 2 और 3, तो 2 और 3 पे तो डेरिवेटिव 0 आएगा। पर बाकी पॉइंट्स पे अगर देखें तो इसको अपन रियल लाइन r पे प्लॉट करें तो माइनस, इधर तो प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी, ये प्लस वाला साइन, ये माइनस और ये प्लस। तो अपन देख रहे हैं कि 2 से लेकर 3 के बीच में f' कैसा है, ये f' की बात हो रही है, क्योंकि ये वैल्यू किसकी है, f' की है। तो 2 से 3 के बीच में f' कैसा आ रहा है, लेस देन आ रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, f' इन द इंटरवल <0, इसका मतलब fx है, fx कहाँ पे डिक्रीजिंग हो जाएगा, 2 से 3 में fx कैसा हो जाएगा, डिक्रीजिंग हो जाएगा। और माइनस इन्फिनिटी से 2 की बात करें तो fx कैसा होगा, इंक्रीजिंग होगा। 3 से इन्फिनिटी की बात करें तो fx कैसा होगा, इंक्रीजिंग होगा। पर जो 2 से 3 है यहाँ पे fx कैसा हो रहा है, डिक्रीजिंग हो रहा है। यानी कि अपने को इंटरवल मिल गया 2 से 3 जहाँ पे fx कैसा है, डिक्रीजिंग। इसके लिए अपने क्या करा, सिंपल f' निकाला, और f' निकाल के अपने देख लिया कि जहाँ जहाँ पे f' < 0 हो जाता है वहाँ पे फंक्शन कैसा हो जाएगा अपना, डिक्रीजिंग हो जाएगा। और जहाँ जहाँ पे f' < 0 हो जाएगा वहाँ पे फंक्शन कैसा हो जाएगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा। तो यहाँ पे अपने को पूछा गया था कि कहाँ पे फंक्शन है वो डिक्रीजिंग है। तो द पोलिनोमियल fx = 2x³ - 15x² + 36x+1 इज डिक्रीजिंग इन द इंटरवल 2 से 3। तो यहाँ पे हमने कुछ 8 क्वेश्चन देखे हैं लगभग। उन क्वेश्चन में सीक्वेंस एंड सीरीज का यूज हो गया, फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल का यूज हो गया, कंटिन्यूटी का यूज हो गया, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूटी का यूज हो गया, और सीक्वेंस की क्राइटेरिया, कॉची सीक्वेंस का क्राइटेरिया कन्वर्जेंस के लिए क्या होता है, ये सब अपने इसमें थोड़ा देखा। अब जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें अपन इसके बचे हुए क्वेश्चंस करेंगे। तो बचे हुए क्वेश्चन में कुछ तो फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल की बात होगी, और उसमें पॉइंट सेट टोपोलॉजी थोड़ी ज़्यादा है, तो पॉइंट सेट टोपोलॉजी अपने को पढ़ना जरूरी है, और बाकी जो आप लोग बोलेंगे वही अपन पढ़ लेंगे। तो आई होप आपके लिए वीडियो थोड़ा हेल्पफुल रहा होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप कंटिन्यू वॉचिंग एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स। थैंक यू।